इस हफ्ते मक्का शहर में सऊदी अरेबिया, पाकिस्तान और तुर्की के नेताओं ने एक जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया। मक्का जॉइंट डिफेंस अग्रीमेंट के तहत अब इन तीनों देशों में किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो इसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि मिडिल ईस्ट में एक नेटो जैसा मिलिट्री अलायंस जो कि पिछले साल बनना शुरू हुआ था, अब और भी बड़ा होता दिख रहा है। पिछले साल सितंबर के महीने में सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान ने एक बायलैटरल म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे दुनिया ने इस्लामिक नेटो की शुरुआत की तरह देखा था। हमने भी इसके बारे में आपको डिटेल में देशभक्त पर बताया था इस एपिसोड में। आज लगभग एक साल बाद मिडिल ईस्ट में जंग के बीच इस अलायंस में तुर्की जैसा बड़ा और महत्वपूर्ण देश शामिल हो रहा है। भारत के लिए यह डेवलपमेंट काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ पाकिस्तान इस क्षेत्र में नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनता दिख रहा है, यूएस ईरान युद्ध के बीच में वो मीडिएटर की तरह भी उभर कर बाहर आया। वहीं भारत के लिए कहीं ना कहीं मुस्लिम देश उससे और दूर जा रहे हैं। अभी तक इस अलायंस में अगर पाकिस्तान था तो एक भारत का करीबी सऊदी अरेबिया भी था, लेकिन अब इस अलायंस में एंटी इंडिया फोर्सेस का दबदबा बढ़ने लगा है। तुर्की पहले से ही कश्मीर के मुद्दे पर ओपनली एंटी इंडिया स्टैंड ले चुका है और अब ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान को अपना समर्थन और हथियार देकर अपनी मंशा साफ जाहिर कर दी थी। तो जब पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की की यह फॉर्मल मिलिट्री अलायंस साइन हो चुकी है तो इस इस्लामिक नेटो का असर किस पर पड़ेगा? क्या पाकिस्तान सरकार और आर्मी के सुर अब भारत के खिलाफ और तीखे हो जाएंगे? क्या यह अलायंस चाइना के आशीर्वाद से बना है यूएसए और इंडिया को काउंटर बैलेंस करने के लिए, या यह फिर सिर्फ ईरान या इजराइल से बाकी देशों को बचाने की एक तरकीब है? क्या अगर अब ईरान सऊदी के ऑयल फील्ड्स या यूएस के बेसिस पर अटैक करेगा तो उसे पाकिस्तान या तुर्की बचाने आएगा? क्या पाकिस्तान इस डील के बाद अपनी न्यूक्लियर वेपन्स अम्ब्रेला सऊदी अरेबिया और तुर्की के लिए एक्सटेंड कर देगा? यह सब कुछ जानना बहुत जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारे देश की डिप्लोमैटिक फेलियर भी दिखाती है। यह सब देख मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी लोकल सिक्योरिटी अलायंस की जरूरत लोग ज्यादा महसूस करने लगे। मार्च में तुर्की यह पहल करता है, उसके फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान और सऊदी के फॉरेन मिनिस्टर से मिलकर इस्लामिक नेटो को एक्सपैंड करने की इच्छा जाहिर करते हैं। महीनों तक चली डिस्कशंस और निगोशिएशन के बाद फाइनली इस हफ्ते 7 अगस्त को मक्का में 3 देशों ने एक नया डिफेंस पैक्ट साइन किया। जॉइंट स्टेटमेंट के मुताबिक यह अग्रीमेंट कलेक्टिव डेटरेंस को स्ट्रेंथन करेगा, मतलब तीनों में से किसी भी एक देश पर आर्म्ड अटैक तीनों देशों पर आर्म्ड एग्रेशन माना जाएगा। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इसे इस्लामिक सॉलिडेरिटी और ब्रदरहुड का नतीजा बताया, जो तीनों स्टेट्स के शेयर्ड स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस कॉर्पोरेशन पर आधारित होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि पैक्ट साइन करते वक्त पाकिस्तान की एक आंख भारत की तरफ थी। ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो यह डिफेंस ट्रीटी तीनों देशों के लिए विन विन डील है। दशकों से नेटो मेंबर रहा तुर्की अपने साथ लाता है वर्ल्ड क्लास आर्मी, स्टेट ऑफ द आर्ट ड्रोन टेक्नोलॉजी। वहीं सऊदी अरेबिया अपने साथ लाता है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व, खूब सारा पैसा। और पाकिस्तान लाता है अपने साथ एक बड़ी फौज और उसी के साथ साथ इस्लामिक दुनिया का एकमात्र न्यूक्लियर आर्सेनल। रिपोर्ट्स की माने तो यह इस्लामिक नेटो सिर्फ इन्हीं 3 देशों तक सीमित नहीं रहने वाला है। जल्द ही इसमें इजिप्ट, कतर, सीरिया, यूएई भी शामिल हो सकते हैं। हालांकि यानी एक्सपेंशन पॉसिबल है पर गारंटीड नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि पिछले 1 दशक से गल्फ कंट्रीज का अमेरिका की सिक्योरिटी गारंटीज पर यकीन कम होता जा रहा है और इस ईरान युद्ध ने इस भरोसे को चूर चूर कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस तरीके से अमेरिका ने इस वॉर को हैंडल किया है उससे गल्फ देशों को यह साफ मैसेज जा चुका है कि बॉस अपना अपना देख लो, हम तो बस अपनी और इजराइल की रक्षा करेंगे। वैसे अमेरिका यह भी ना कर पाया। अपने इतने सारे मिलिट्री एसेट्स मिडिल ईस्ट में होने के बावजूद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आज तक, कम से कम इस एपिसोड को रिकॉर्ड करते वक्त, तो ना खुलवा पाया और अपने एलाइज को पर्याप्त एयर डिफेंसेस भी नहीं दे पाया, क्योंकि सबको सच मालूम है ज्यादातर म्यूनिशंस इजराइल भेज दिए गए थे। इजराइल को बचाना जरूरी था, गल्फ स्टेट्स जाए भाड़ में।
अब यही जो गैप है वो सऊदी अरेबिया, तुर्की, पाकिस्तान भरने की कोशिश कर रहे हैं। एनालिस्ट का कहना है कि इस अलायंस का मकसद अमेरिका को रिप्लेस करने का नहीं है, बल्कि अपने पास एक एडिशनल स्ट्रेटेजिक और पॉलिसी ऑप्शन रखने का है। कुछ एनालिस्ट इस डील को एक जियोपॉलिटिकल शिफ्ट की तरह देख रहे हैं। उनका कहना है कि मिडिल ईस्ट की पावर डायनामिक्स ईरान वॉर के बाद दोबारा लिखी जा रही है, क्योंकि मुस्लिम देश ये मान चुके हैं कि अब उनकी सिक्योरिटी को वो यूएस, इजराइल और ईरान, ये जो राइवलरी है, इसके रहमो करम पर वो नहीं छोड़ सकते हैं। उन्हें इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। सवाल यहां यह आता है कि जंग का असली खतरा तो इन देशों को ईरान से है। अरे माना कि यूएस उन्हें बचाने में नाकाम रहे, लेकिन अटैक तो ईरान ने किया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी ईरान ने ही तो ब्लॉक करके रखा है। हां, यूएस के उकसाने पर यह सब हुआ है, लेकिन किया तो यह सब ईरान ने है। महीने में ही फॉर्मर इजरायली प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट ने भी कहा था कि तुर्की सऊदी अरेबिया को एक हॉस्टाइल सुन्नी एक्सेस में जबरदस्ती खींच रहा है। खुद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी इमर्जिंग सुन्नी एक्सेस का जिक्र किया है, बिना क्लियरली डिफाइन किए कि उनका मतलब क्या है। लेकिन एक सच यह भी है कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पैक्ट वो ईरान के युद्ध से पहले ही उस पर हस्ताक्षर हो चुके थे। तो फिर जब सऊदी के स्ट्रेटेजिक साइट्स पर ईरान ने हमला किया, मिसाइल्स बरसाए, तो पाकिस्तान बचाने क्यों नहीं आया? क्या इस ट्रीटी में कोई ऐसा क्लॉज छुपा है जो ईरान के केस में अप्लाई नहीं होता है कि बाकी देश अटैक कर ले, कोई दिक्कत हो जाएगी लेकिन ईरान एग्जेम्प्ट है? या फिर इस ट्रीटी में कलेक्टिव डिफेंस का मतलब अभी सिर्फ इंटेलिजेंस शेयरिंग और एयर डिफेंस सपोर्ट है, ना कि रियल मिलिट्री इंटरवेंशन? या फिर यह भी हो सकता है कि म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी या इस्लामिक नेटो के निशाने पर ईरान नहीं है? तो फिर ट्रीटी क्यों बनाया था आपने? सबको पता है कि इजराइल कभी भी सीधा सऊदी या तुर्की या पाकिस्तान, तीनों में से किसी पर डायरेक्ट हमला तो नहीं करेगा। सऊदी के पास पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है और तुर्की पहले से ही नेटो का मेंबर बैठा हुआ है। उसे इजराइल से बचाने के लिए 33 देश खड़े हो जाएंगे नेटो के। अच्छा, मान लेते हैं यूएस नहीं आता है, तब भी नेटो के 32 देश होंगे जो उसके साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि यह नेटो की ट्रीटी में साइंड इन है, बेक्ड इन है। तो फिर यह डिफेंस ट्रीटी बनाई क्यों गई है? यहीं से कहानी में एंट्री होती है एब्राहम अकॉर्ड्स की और यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की और उनके दादागिरी की। ट्रंप लंबे समय से चाहते हैं कि सऊदी अरेबिया भी इजराइल के साथ संबंध को नॉर्मलाइज कर ले, इजराइल को पूरी मान्यता दे, जैसे कि यूएई ने कर लिया है। लेकिन सऊदी सालों से इस प्रेशर को अवॉइड करता आया है, यह कह के कि नहीं, पहले पैलेस्टीनियन स्टेटहुड का रास्ता आप क्लियर करिए, उसके बाद इजराइल के साथ हम टाइज नॉर्मलाइज करेंगे। लेकिन इजराइल की करंट सरकार इस शर्त को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि व्हाट पैलेस्टीनियन, देयर इज नो पैलेस्टाइन एट ऑल, पैलेस्टाइन हैज नो राइट टू एग्जिस्ट, और इसीलिए मामला सालों से फंसा हुआ है। और यह सिर्फ कोई कैजुअल डिमांड नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की। मई के महीने में जब यूएस ईरान सीज फायर पर बातचीत चल रही थी, ट्रंप ने खुद सऊदी, यूएई, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, बहरीन के लीडर्स को एक साथ फोन कॉल पर लिया और कहा, सीधा सीधा कहा कि जंग खत्म होने के बाद जो देश अभी एब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा नहीं है, उन्हें इजराइल के साथ संबंध नॉर्मलाइज करना होगा। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी, कतर, पाकिस्तान के लीडर्स इस मांग को सुनकर इतना चौंक गए कि फोन लाइन पर सन्नाटा छा गया। और अमेरिका की दादागिरी यही खत्म नहीं होती है। जुलाई में ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि यूएस सऊदी अरेबिया सिविल न्यूक्लियर डील भी सऊदी के एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने पर निर्भर करता है। मतलब अगर सऊदी अरेबिया इजराइल के साथ टाइज नॉर्मलाइज नहीं करेगा तो उसका अपना न्यूक्लियर एनर्जी डील भी अटक सकता है। नेतन्याहू ने और उसके ऑफिस ने इसे हिस्टोरिक लीप फॉरवर्ड फॉर पीस बताकर इसका खुलेआम स्वागत किया। तो यह डील ना तो एंटी ईरान है और ना ही एंटी इजराइल है। इस डील के निशाने पर है अमेरिका, जो मिडिल ईस्ट में बार बार दखलंदाजी करने के आदत से बाज नहीं आता है। ऐसे में यह नया मिलिट्री ब्लॉक गल्फ देशों को, खासतौर पर सऊदी को, एक बफर देता है। अब सऊदी कह सकता है कि हम अपनी सिक्योरिटी के लिए एब्राहम अकॉर्ड्स ज्वाइन करने के फाइनली एक देश है जिसने यूएस ईरान युद्ध के बीच में अपना एडवांटेज ढूंढ लिया, आपदा में अवसर निकाल लिया। जितने बुरे दिन हो, लेकिन उनमें से अच्छे दिन
खींच निकाल। दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा इस्लामिक नेटो इसी फ्लॉड फॉरेन पॉलिसी की देन है, जिसे हम आज भी करेक्ट करने के लिए हम कुछ देखेंगे भी नहीं, मानेंगे भी नहीं। लेकिन यह दिखाता है कि पिछले एक दशक की फ्लॉड एंड फेल्ड फॉरेन पॉलिसी हमारी, जिसने भारत को किसी का भी नहीं छोड़कर रखा है। पाकिस्तान को एक्सपोज करना था, पाकिस्तान को आइसोलेट करना था, जयशंकर जी उस पर तो फेल कर गए। और अब अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर हमें जीना पड़ेगा। जैसे रशिया से तेल खरीदने के लिए नया पनिशमेंट अब आने वाला है, 100% एक्स्ट्रा टैरिफ। और जब यह पनिशमेंट आएगी तो हमें इसे अकेला ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त तो कोई बचा नहीं हमारा।